गुड मॉर्निंग सबको। सब अच्छे होंगे बेटे। आज फिर नए टॉपिक आपको लेके आया हूँ। ओम्स लॉ। इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आर माइक्रोस्कोपिक आर relation between current and conductivity. करंट एंड कंडक्टिविटी। अब बेटे ध्यान से सुने आगे मैं क्या कर रहा हूँ। हम लोग कल पढ़ा है बेटे लास्ट क्लासों में, पिछले लेक्चर बताया है, वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए बी सफिक्स डी। एन ई ए बी सफिक्स डी पढ़ा है। लेकिन बेटे अब फिर आप कहोगे कि आल्सो वी नो दैट डी वेलोसिटी भी आपने पढ़ा है बेटे, ई टाउ अपान एम पढ़ रखा है। बहुत आसान है, ध्यान देना है बस। बेटे इस बी डी की वैल्यू यहाँ पुट करिए, आप पाएंगे क्या, एन ई टाउ अपान एम। तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ अपान क्या मिलेगा बेटे, एम। हमें करंट तो मिल गया, लेकिन क्या चाहिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मैंने बताया था दोनों में बिटी बिटी होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो बेटे मुझे यहाँ पर रेजिस्टिविटी का टर्म लाना पड़ेगा, और रेजिस्टिविटी का टर्म कैसे पाएंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो आई अपान ए ला दिया। और बेटे ध्यान दें, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, यम अपान याद है, एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये इतनी चीजें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर रीअरेंज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए। तो बेटे यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ चला आया, तो क्या बचा यहाँ पर, ई बचा। आप समझ रहे होंगे मैं इसे क्यों लाया हूँ, क्योंकि बेटे मुझे पता है कि रो इक्वल टू यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ होता है। बोलो पढ़ा है। और बेटे आई अपान ए क्या ला दिया, जे। अब बोलोगे जे क्यों लाया, जे वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटे मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, इसलिए मैं जे तलाशा। आई अपान ए को क्या तलाशा, जे। तो बिटिया मैं बच्चे सुने, मैं अगले वैल्यू की तरफ चलूंगा। इसे लिख दिया जे, यहाँ लिख दिया क्या, ई। इसको क्या लिख दिया, रो। बोलो बेटा, तो आप लोग क्या मिला, ई इक्वल टू जे रो। क्या मिल गया, इक्वल टू जे रो। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है, करंट डेंसिटी। लेकिन कल ये भी पढ़ा था बेटे, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप बेटे रो निकालेंगी तो 1 क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी। तो जे 1 क्या मिलेगा, सिग्मा ई। तो जे इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, सिग्मा ई। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन कौन बेटा, ओम्स लॉ। लेकिन आप फॉर आइसोट्रोपिक सब्सटेंस लिया जाए तब, फॉर आइसोट्रोपिक सब्सटेंस जे
proportional to E. इट मीन्स बेटे करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको वैल्यू मिल जाती है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। जितनी टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं उस पर न्यूमेरिकल हम तत्काल प्रभाव से सॉल्व करते रहे हैं। तुरंत का थ्योरी, तुरंत का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6 3.6 बेटे हम लोग पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपान ए, पढ़ा है ना, R इक्वल टू रो एल अपान ए। A negligible small current passes through length 15 meter, 15 meter, cross section area 6 into 10 power minus 7 meter square, resistance 5 ohm. What is resistivity of a material? बेटे रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो हम लोग पढ़ा है R इक्वल टू रो एल अपान ए। पुट द वैल्यू ऑफ R, बेटे 5 ओम दिया है, पुट कर दिया। रो निकालना है, लेंथ 15, एरिया 6 इंटू 10 पावर माइनस 5, क्या होगा 5 इंटू 6, 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 15 इक्वल टू रो। रो की वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आपको क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, लेकिन अब आपको हम एडिशनल न्यूमेरिकल चल रहे हैं लगाने, बहुत ध्यान से देखेंगे, नहीं आएगा तो हमको बताएंगे आप लोग। आइए एडिशनल न्यूमेरिकल देखें। अब हम लोग बेटे एक एडिशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी, ये चाहेंगे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, अरिहंत का न्यूमेरिकल है। अरिहंत का न्यूमेरिकल नंबर 23.10 मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। नेट जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा, अ वायर हैज a resistance capital R, what will be क्या कह रहा, what will be its resistance if it is stretched, खींचा जाए, to double of its length। बेटे हमें रेजिस्टेंस बताना है, अब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए।
आपने पढ़ा है बेटे, मैंने डेरिवेशन कराया है। यह क्या थी बेटा? एरिया। ये क्या था आपका? लेंथ। बोलो मैं डेरिवेशन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? कराया हूँ। मैं आपसे पूछूंगा इस वायर का वॉल्यूम बताइए। ए इंटू एल। क्यों बता लिया? कहाँ से पढ़ा है? जरा से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अब उसके बाद बेटे आर इक्वल टू क्या पढ़े हैं? रो एल अपान ए। बिटिया अगर ए निकालोगी आप बेटे, ध्यान देंगे तो एल अपान क्या मिलेगा? बी। एल अपान क्या मिलेगा? बी। तो क्या लिखा बेटा? रो एल न, तो एरिया क्या मिलेगी? ए निकालोगे तो बी अपान एल, सॉरी ए निकालेंगे तो क्या बनेगा? बी अपान एल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी अपान एल। तो रो एल स्क्वायर अपान क्या मिलेगा? बी। इट मीन्स रो अपान वी इंटू क्या मिलेगा? एल स्क्वायर। अब आपको कह रहा है बेटे कि अगर मैं इस लेंथ को डबल कर दें, पहले रेजिस्टेंस कितना था? आर था। पहले रेजिस्टेंस का क्या है? आर है। तो बाद में क्या किया? इस लेंथ को, बोलो, लेंथ को डबल कर दो, तो 2l कर दो, मान ले तो क्या मिला? एल डैश। तो एरिया क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी ना। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ए डैश और एल डैश। तो ए डैश वैल्यू बेटा ए बाई 2, एल डैश वैल्यू क्या? 2l। मेरे बेटे बता दो क्या जाना आपने? वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम क्या है बोल दो यार। सेम है। पहले जो वॉल्यूम है वही बाद में वॉल्यूम है। तो एक चीज दिखा दिया, इधर देखिए, वॉल्यूम क्या है? सेम। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की बदलती है? नहीं। उसको 1 गुना, 4 गुना, 10 गुना, बोर्ड में 1000 बार पूछा है कि किसी वायर को चाहे जितना खींच दो, चाहे जितना उसको सिकोड़ दो, चाहे जितना मोड़ दो, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मटेरियल सेम हो। मटेरियल क्या हो? सेम हो। क्या मैं याद करा पाया? क्या कि लंबाई को घटाने, बढ़ाने, तोड़ने, मोड़ने, 4 गुना, 50 गुना, 100 गुना करने से रेसिपी कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते मटेरियल सेम हो। अब आइए टॉपिक पे। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, एक लाइन में आप सॉल्व कर लिया। वॉल्यूम निकालो, क्या होगा? एरिया इंटू क्या? लेंथ। यहाँ क्या किया? एरिया को हाफ किया, लेंथ को क्या करूंगा? 2 गुना, क्योंकि मटेरियल वही है। लेंथ को आप 2 गुना करेंगे तो एरिया क्या होगी? हाफ होगी। तो क्या किया बेटे? 2l। एरिया क्या मिला? a बाई 2। कैंसिल कितना मिला? al। तो जो पहले वॉल्यूम था वही बाद वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी क्या हो गई? सेम। तो मेरा नया रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो कह रहा है क्या प्रोपोर्शनल है? एल स्क्वायर के। बोलो बेटे, बोलो। अब लेंथ को कितना कर दिया? डबल। तो नया रेडियस क्या मिलेगा बेटा? 4l। बोलो 4l स्क्वायर मिलेगा ना, क्योंकि इसको क्या लिखोगे? एल डैश बराबर क्या लिखोगे? 2l। मतलब पहले का क्या होगा बेटे? 4 गुना हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। नहीं समझ में आया? फिर बेटे हम आपको अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखने से अच्छा लगेगा आपको कि हाँ बढ़िया सा क्वेश्चन कराया जा रहा है। फिर वॉच करिए, आप बहुत कंसंट्रेट होकर वॉच करिएगा। पढ़ाने के मैं दो तरीके से बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है बेटे, एक ग्राफ बना है, हमें कंपटीशन में भी आया है, बोर्ड में भी आया है, बी आई और बी आई के बीच ग्राफ। यही बिटिया ग्राफ नीट जेई तो आप जान ही रहे हैं, साथ में सीबीएसई भी लिख लीजिए, यहाँ भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मन से पढ़ेंगे। आई और बी कर दिया बिटिया। बेटे देखिए ध्यान से ग्राफ को,
इस ग्राफ में क्या किया है, दो मटेरियल लिया है, पहले का टेम्परेचर T1, दूसरे का T2। ग्राफ को उल्टा कर दिया बेटे, वही T1 T2 है, तो आपको बताना है किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी सब बताना है। हमने आपको ये बता के भेजा था, जिसका एंगल ज़्यादा, बोलिए क्या, यस सर ही बोलेंगे और बोलेंगे, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। टाउ क्या होगा, कम होगा। उसको छोड़िए, समझ रहे हैं, टाउ भी क्या होगा, कम होगा ना। बोलिए भाई, तो हम लोग पढ़े हैं टाउ इज यूनिवर्सली कॉन अपॉन टी ना। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका टाउ क्या होगा, कम होगा। क्या पढ़ा है, रो यूनिवर्सली वन अपॉन टाउ पढ़ा है, बोलिए। तो क्या होगा, इसी के रिस्पेक्ट में लिखिए टाउ 1 टाउ 2, ये हो जाएगा। ये बेटे बोर्ड में भी पूछा है, कंपटीशन पूछा है, क्योंकि बोर्ड में 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे को टेक्निकल ढंग से उनको टॉपर बनने के लिए रोका जाए, या वो बन जाते हैं तो अच्छा बनने के लिए उनको दिखाया जाए। ठीक है, कि वो टॉपर हैं, अच्छे हैं, इसीलिए। अब इसी ग्राफ को बिटिया बच्चे इस प्रकार से पाएंगे, तो कहने का मतलब है और इसमें कुछ अगर जोड़ना चाहें तो आप ये भी जोड़ सकती हैं, B/I निकालेंगी तो क्या मिलेगा, R। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप। लेकिन I/V निकालेंगे, 1/ क्या मिलेगा, R मिलेगा। 1/R इक्वल टू क्या, स्लोप इक्वल टू क्या, tan थीटा। ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर थीटा और रेजिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर थीटा और टेम्परेचर एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल। थीटा ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, बशर्ते क्या, B/I के टर्म में ग्राफ बना हो। लेकिन एक्सिस आप बदल लिया, एक्सिस बदल लिया तो ये भी आपका बदल जाएगा। इसका मतलब हुआ बेटे, जिसका R इधर कर दोगे तो 1/ क्या मिलेगा, tan थीटा। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या, कम। तो ऐसे भी करें हम, तो अगर इसको मान लें क्या, θ1, इसको क्या मान लें, θ2, तो बेटे आप स्लोप लिखेंगे। स्लोप किसका ज़्यादा है, T1 का ना, बोलो यार। स्लोप किसका कम है, T2 का। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/ कर दो। बिटिया बच्चे 1/ स्लोप T1, 1/ स्लोप T2 आप लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखें, जब ये रिवर्स के इन्वर्सली हो गया तो किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। तो अब किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये क्या है, T2 का टेम्परेचर ज़्यादा और T2 का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अब यूनिवर्सली के टर्म में हो गया। समझ में आया कि नहीं समझा पाए, बोलो आया। एक और तरीका देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये सेकंड टिप्स है, मैं उसे समझा दे रहा हूँ, शायद आप लोग समझ जाएं।
जो बच्चे ना समझ पाए उनके लिए तरीका है। भाई B/I इक्वल टू क्या है? R है। जो ना समझे वो समझें। अगर मैं I कांस्टेंट ले लूं, बोलो, I कांस्टेंट लें तो B प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? R। मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो करंट लेकिन क्या है? चल बेटे कांस्टेंट ले लो करंट। अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है? अरे भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा है? अरे 1 2 3 4 5 6 किसका पोटेंशियल ज्यादा है? T2 का। तो T2 का रेजिस्टेंस भी T1 का क्या वोल्टेज ज्यादा है ना? T1 का वोल्टेज ज्यादा है, T2 का वोल्टेज कम। जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, बोलो भाई नहीं करेंगे आप लोग, उसका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। देखो आ गया, यही तो हो गया। फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कांस्टेंट करंट पे जिसका वोल्टेज ज्यादा, ना बोलिए, वोल्टेज क्या है? ज्यादा है, तो उसका क्या होगा बेटे? रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। अब नया टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी को बेटे म्यू से डिनोटेड करते हैं। मोबिलिटी क्या बताती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। तो मैं लिख भी दे रहा हूं क्या? द magnitude of drift velocity, the magnitude of drift velocity per unit electric field is known as मोबिलिटी। बेटे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जितना इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी उसे क्या बोल दिया? मोबिलिटी। बेटे फार्मूला फिर आप कहोगे बार बार सर बता रहे हैं, बेटे लास्ट है, अब इस टॉपिक का पोर्शन ख़त्म हो रहा है आज के बाद, फिर नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। ई टाउ M/E, EC कैंसिल हो जाएगा, मी इक्वल टू ई टाउ अपॉन M। ये आपको बेटा मोबिलिटी हो जाएगी। यूनिट की बात करें मोबिलिटी की, यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर क्या बेटे? कूलाम। तो क्या मिलेगा? मीटर कूलाम अपॉन न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ये आपको मैं बेटे आज के लेक्चर में यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया हूँ। अब इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेंगी वो बेटे कंपटीशन की मिलेंगी, कंपटीशन की वीडियो मिलेंगी आपको 2 दिन। अब इसके रिलेटेड जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए उस पर डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, हमारे आपके रिलेशन बने रहें। और बाकी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना न्यूमेरिकल की तरफ मत चलें, यही आप लोगों से निवेदन है। थैंक यू क्लास।